हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम बात करेंगे बीसीसी 2020 काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में। आपके काउंसलिंग में कितने स्टेप होते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, काफ़ी लोग इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा वीडियो कब आएगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हमारी होगी। तो काउंसलिंग को लेकर के अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक ओवरव्यू बता देंगे यहाँ पर कि काउंसलिंग कैसे होती है। और काउंसलिंग होने के बाद जब भी आपको कॉलेज मिलेगा या फिर आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी तो उसमें आपकी हॉस्टल फ़ीस क्या है, मेस फीस क्या है, पर सेमेस्टर कितनी फ़ीस लगती है और आपको कितनी वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, कितनी फेलोशिप मिलती है। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। ठीक है, आप लोग इसको लेकर परेशान नहीं हो। अभी आप काउंसलिंग कोई ऐसी अपडेट नहीं है। अपडेट आपकी जो है जहाँ तक है वहाँ तक वो दीपावली के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो बिहार में काउंसलिंग हो रही है, जेई के थ्रू जो इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंसलिंग होती है स्टेट बाय स्टेट, जैसे नीट की होती है स्टेट बाय स्टेट, वो काउंसलिंग अभी चल रही है। ठीक, अभी जो स्टूडेंट्स बीसीसी एग्ज़ाम दिए हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में जाएंगे, हॉर्टिकल्चर जो भी कोर्सेस होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, या फिर जो पैरामेडिकल कोर्स हैं उसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो दीपावली के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम वीडियो में ये समझ लेंगे काउंसलिंग में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होते हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए भयभीत ना हो। ठीक, नहीं किसी को फालतू पे करें कि हम काउंसलिंग करवाने के लिए हम पैसे किसी को देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही यहाँ पर आसान तरीका है। ठीक, एक्चुअली इस बार बिहार में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है बीसीसी एग्ज़ाम को लेकर के। आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो, अभी मैंने पब्लिश किया था उसको, जब आपके दोबारा फॉर्म निकला था अगस्त में, तब मैंने बता दिया था जब फॉर्म दोबारा निकला है इसका मतलब बिहार सरकार पैसा भी कमा रही है, चूँकि जब एग्ज़ाम दोबारा उसका एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा निकालती है तो कहीं ना कहीं बच्चे संख्या बढ़ जाता है। ठीक, बच्चे बढ़ेंगे तो कंपटीशन भी बढ़ता है। तो हमने बता दिया आपको कि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, 600 नंबर तक कट ऑफ आपकी जा सकती है और इसको ऊपर टारगेट सोचना चाहिए आपको। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया सर आपको जानकारी नहीं है बीसीसी के बारे में। अब जानकारी क्या हो सकती है आप समझ रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिएगा, बड़ा ही कॉमन चीज़, एग्रीकल्चर ग्रुप में यानी सीबीए, एबीसी, बीसीए जो भी बोले, पीएजी ग्रुप की जो फर्स्ट रैंक है बिहार में वो 610 नंबर पर फर्स्ट रैंक है। अब आप समझ लीजिएगा। ठीक, यहीं पर अगर हम लोग बात करें पीसीबी की यानी बायो ग्रुप की, जिसके 610 नंबर हैं, जिसके 610 नंबर हैं बायो ग्रुप में, उसकी रैंक यहाँ पर 585 रैंक है। अब आप देखिए कितना डिफरेंस है। जिसकी पीसीएम ग्रुप में 609 या 610 नंबर, एक नंबर इधर उधर हो सकता है, 610 नंबर है, उसकी जो है यहाँ पर करीब 480 रैंक है, ऐसा एक अनुमान है। इसमें थोड़ा सा एक इधर हो सकता है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है यहाँ पर। क्योंकि एग्रीकल्चर जो सीटें हैं उसमें 50% सीट केवल एग्रीकल्चर के लिए है, इसीलिए, और जो 50% बचेंगी उसमें 25% आपकी 25% पीसीबी, 25% आपकी पीसीएम के लिए है। इसीलिए यहाँ पर जो है तीनों कट ऑफ अलग अलग जाती है। एग्रीकल्चर कट ऑफ अलग होगी, बायो कट ऑफ अलग जाएगी, मैथ ग्रुप की कट ऑफ यहाँ पर अलग जाएगी। अब इतना डिफरेंस आप सोच सकते हैं क्या इतनी सीटें बिहार में हैं। 392 सीट है, 392 में करीब 42 सीट ले जाता है आईसीआर। तो बची वो जो सीटें हैं उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, करीब 250 सीट जो है लगभग बच जाती है पूरे बिहार के लिए। अब उसमें भी कैटेगरी डिवाइड है, जनरल की हैं, जनरल में 2 कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी में 2 कैटेगरी हैं, ओबीसी और ईबीसी, एससी है, एसटी है, कई वहाँ पर जातियों को डिवाइड किया गया है। तो कंपटीशन में अब की बार जो एग्ज़ाम आपका हुआ है उसमें आपकी जो आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाएगी वो बहुत ज़्यादा होगी। खैर कोई बात नहीं, देखा जाएगा उसके लिए भी। चलिए फिलहाल हम आपको बता देते हैं यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। देखिए, जब भी काउंसलिंग का डिटेल आएगा, डेट आएगी एक कि इस डेट में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको काउंसलिंग 3 स्टेप में होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक, फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है रजिस्ट्रेशन, सेकंड यहाँ पर चॉइस फिलिंग और थर्ड यहाँ पर आता है अलॉटमेंट लेटर। अब इसमें कई सारी कहानियाँ हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर एडमिशन लेना होगा। पहले क्या होता है कि वो आपको अपडेट देंगे कि एक रैंक से लेकर के, मान लीजिएगा कि एक रैंक से लेकर के यहाँ पर हो सकता है कि 500 रैंक तक फर्स्ट काउंसलिंग है, इसके बाद 501 से लेकर के मान लो यहाँ पर दे दिया गया 1000 रैंक तक जो है
ठीक है, 1000 रैंक तक सेकंड काउंसलिंग है। फिर यहाँ पर 1001 रैंक से लेकर के जितना भी वो लोग लेना चाहे, इस तरीके से रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको काउंसलिंग करानी होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेके 500 रैंक तक होंगे वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? एप्लीकेशन नंबर वो आपका एडमिट कार्ड में भी होगा और ये एप्लीकेशन नंबर आपका जो आपने फॉर्म भरा होगा उसमें भी होगा। तो एप्लीकेशन नंबर और एक आपके पास पासवर्ड होगा, ठीक, जो आपकी ईमेल पर आता है। ठीक, जब रिजल्ट निकाला होगा तब तो ये 2 आप डालेंगे तो आपका पोर्टल पर आप एक्टिव हो जाएंगे। आपका जो है पोर्टल आपके नाम से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि ये स्टूडेंट्स है, इसकी रैंक इतनी सारी है। ठीक, पूरी डिटेल। इसके बाद बात आती है चॉइस फिलिंग की। अब धीरे धीरे थोड़ी सी यहाँ पर कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं। देखिए अगला स्टेप यहाँ पर क्या आता है चॉइस फिलिंग को लेकर के। चॉइस फिलिंग ये है, जैसे मान लीजिएगा अब यहाँ पर जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें आता है। एक तो आपका कोर्स आएगा कि कौन सा आपको कोर्स में जाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स में जाएंगे, मतलब मेडिकल में जैसे फार्मेसी है, बी फार्मा है और आपका वहाँ पर ओटी है, ठीक है, नर्सिंग कोर्सेस हैं, उनकी काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग के आसपास होती है। पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी, जिस दिन थर्ड काउंसलिंग थी एग्रीकल्चर की, उसी दिन पैरामेडिकल की काउंसलिंग थी, मतलब मेडिकल कोर्स में जो जाते हैं वो लोग। ठीक, तो पहले जो फर्स्ट सेकंड में होती है वो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अच्छा, एक चीज़ और है, बीसीसी एग्जाम में कोई पेड सीट नहीं है। ठीक, सारी सीट जो है वो कैसी हैं? फ्री सीट हैं। फीस बहुत कम है, हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग में आपको यहाँ पर कोर्स भरना होगा और आपको यहाँ पर कॉलेज भरने होंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स साबर यूनिवर्सिटी को नंबर 1 मानते हैं और वास्तव में बिहार में जो बीसीसी एग्जाम से है वो साबर यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है। और जो वैसे तो आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जिसमें एडमिशन ICRs होते हैं वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। सेकंड पोजीशन आपकी यही आती है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात करें, हाँ चॉइस फिलिंग की बात चल रही थी, तो यहाँ पर हम लोग कोर्स डिसाइड करेंगे। कोर्स में क्या, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर साबर भर दिया, ठीक, बीएससी एग्रीकल्चर साबर, फिर बीएससी एग्रीकल्चर आपने किशनगंज, फिर बीएससी एग्रीकल्चर आपको जो है पूर्णिया में, जहाँ जहाँ भी आपके कॉलेज हैं, ठीक, वहाँ पर। फिर इसके बाद में हॉर्टिकल्चर, फिर साबर, फिर आपकी यूनिवर्सिटी, फिर जो भी आपको कोर्स भरने होंगे यहाँ पर कोर्स फिर यूनिवर्सिटी। उस चॉइस फिलिंग को आप लॉक कर देंगे तो आपकी पहले चॉइस फिलिंग होती है, इसके बाद लॉक का ऑप्शन आता है 2 दिन 3 दिन बाद कि आप चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हैं। लॉक का मतलब ये हो सकता है आप उसमें ऊपर नीचे करना चाहते हैं। मान लीजिए हमको हॉर्टिकल्चर चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, उसको कोर्स को लेकर के वो चॉइस फिल जो है हमारी लॉक हो जाती है, मतलब अब हम कन्फर्म है हमें यही यूनिवर्सिटी चाहिए। ठीक, अलॉटमेंट लेटर में क्या होता है, कुछ समय बाद आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, रिजल्ट क्या आता है, परिणाम ये आता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर चॉइस फिलिंग होगी, इसका रिजल्ट आएगा। ठीक, वो देंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा। अब मान लीजिएगा 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपके पोर्टल पर अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, इसमें आपका रिजल्ट दिया होगा। रिजल्ट क्या दिया होगा, यूनिवर्सिटी के नाम। अब मान लीजिए आपने 4 यूनिवर्सिटी यहाँ पर फिल की थी। ठीक, ए आपकी साबर नहीं मिली, बी आपके यहाँ पर मान लो पूर्णिया नहीं मिला, सी यहाँ पर मान लो नालंदा भर दिया नहीं मिला, मान लो यहाँ पर हमने डी पर किशनगंज डाला था, यहाँ पर मिल गया हमको। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये मिल गया रिजल्ट में, हमको किशनगंज यहाँ पर कॉलेज मिल गया एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, या नालंदा मिल, कहीं भी आपको मिल गया। ठीक, अब ये आपका साबर है यहाँ पर। अब क्या हमें यहाँ पर पसंद नहीं है, मान लो हम यहाँ नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा अपना अलॉटमेंट लेटर लेकर के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चूंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो यूनिवर्सिटी स्टेट में ऑफलाइन में ये सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट लेकर के आप जाएंगे। ठीक, ये क्या होगा, यहाँ पर जो आपको सीट मिली है ये सीट आपको पहले लॉक करनी पड़ेगी, मतलब इस सीट को आपको लॉक करना पड़ेगा फीस दे करके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो लोग देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, सही हैं, करेक्ट हैं, तो ये सीट आपको जो यहाँ पर मिली है, मान लो हॉर्टिकल्चर मिला है या फिर और कोई ब्रांच मिली है, उसको पहले लॉक करिए सीट को फीस जमा करके। ठीक, फीस कितनी लगती है देखिए बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जब फीस जमा करके जब सीट लॉक कर देंगे, इसी यूनिवर्सिटी से फॉर्म मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं अपग्रेड फॉर्म। क्या बोलेंगे, अपग्रेड फॉर्म। हम लोग सीट को अपग्रेड कराते हैं। ठीक, इसको आप भरेंगे, इसको भरने के बाद जो यहाँ पर फोटोकॉपी निकलेगी वो आप ले लेंगे। फोटोकॉपी स्टूडेंट पास, जो ओरिजिनल कॉपी है वो यहीं पर जमा हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने सीट अपग्रेड करा दी, अपग्रेड करने पर आपको साबर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, साबर में एडमिशन मिल गया, तो यहाँ जो आपने फीस जमा की होगी और जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपने यहाँ जमा किए होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ आ जाएंगे, साबर यूनिवर्सिटी में।
ठीक, अब आपके जो कागज वहाँ जमा थे, जो आपकी फीस जमा थी, वो आप कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर साबो यूनिवर्सिटी में। आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर मिल गया। आप अब इस सीट आपकी फीस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी पा लेते हैं। मान लो यहाँ पर आपको कोई और यूनिवर्सिटी मिली थी, जो यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी उस यूनिवर्सिटी में आपको वहाँ पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। फीस सबमिट करेंगे, वो आपको रसीद देंगे, ये रसीद लीजिए, फिर आप बोलेंगे हमें सीट अपग्रेड करानी है। अगर पसंद नहीं है तो, अगर पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीट उसको लॉक कर दीजिएगा, पैसा जमा करके सीट लॉक हो जाएगी। सीट इसलिए लॉक हो जाती है क्योंकि अगर आप अपग्रेड नहीं कराएंगे, कई बार ऐसा रूल होता है कि आप अगर अपग्रेड फॉर्म नहीं भरा है, कंप्लीट प्रोसेस नहीं किया है, तो आप सेकंड काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होंगे। ये कौन सा प्रोसेस है, फर्स्ट काउंसलिंग का। ठीक, तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है, अगर आप सीट लॉक नहीं की, पैसा जमा नहीं किया, तो आप हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग में भाग ना लें। हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, कहीं कहीं ऐसा होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा है। ठीक है, तो कई जगह कई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। अच्छा, स्टेट वाइज जो यूनिवर्सिटी हैं, जैसे मान लो जेट की अगर बात करें, MP पैट की बात करें, तो स्टेट में प्रोसेस सेम ऐसा ही है। कई बार स्टूडेंट अभी जेट के वाले बोल रहे थे, राजस्थान वाले, कि सर हमारा वीडियो बना दीजिएगा, तो वो भी इसी वीडियो को देखें, उनके लिए वीडियो ये भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई यूनिवर्सिटी लेकर के। ठीक, तो ध्यान रहे कि जब आप अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, वो आप फीस जमा करके उस सीट को लॉक कर देंगे, सीट आपके हाथ हो जाएगी। चूंकि हो सकता है आपको अपग्रेड ना मिला, तो सीट आपको वही लेनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो बच्चे सोचे मान लो अपग्रेड नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया वास्तव में सेकंड काउंसलिंग में, तो सेकंड काउंसलिंग में जब नहीं मिलेगा तो आपको वही सीट लेनी पड़ेगी। एक ही ऑप्शन, या फिर सीट लीजिए या फिर सीट छोड़िए। अब सवाल कुछ बच्चों की ये है कि यहाँ पर फीस कितनी लगती है, इस बात कर देखिएगा। फीस हम बता देते हैं, लेकिन एक चीज़ और कुछ लोग ये सोचेंगे, क्या सर अगर हम मान लो सीट ले लें, ठीक, और 2 महीने बाद हम छोड़ दें, ऐसा कौन सोचते हैं? जो लोग नीट वाले लोग होंगे, जो लोग सोचते नहीं मुझे MBBS बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो लोग क्या करेंगे, सीट तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपने फीस जमा किया है, यहाँ पर ये भी बात है, यहाँ पर फीस वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है, बिल्कुल 0 पैसा, 0 पैसा। ये अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बुरी बात क्या है, अगर आप फीस जमा कर दी तो आपको दोबारा यहाँ पर कोई भी फीस रिटर्न नहीं होगी। ठीक, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में काउंसलिंग होती है, और बस यही है, केवल आपको फीस यहाँ पर जमा करनी पड़ती है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी फीस के बारे में। ठीक, देखिए फीस के एक्चुअली सेमेस्टर बाय जमा होती है। मान लो 6 मंथ में एक सेमेस्टर होता है, 6 मंथ में, ठीक है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। जब आप एडमिशन लें किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से जो है फीस जमा होती है। जनरल की जो फीस होती है वो 10,035 रुपये है। ये कितनी फीस है? 10,035 रुपये है, और ये केवल 6 महीने की फीस है आपकी। ठीक है, 6 महीने एक सेमेस्टर के, चूँकि 2 सेमेस्टर होते हैं 1 साल में, तो सेमेस्टर बाय फीस जमा होती है। बात करें हम लोग अगर EBC की, ठीक है, अच्छा OBC और जनरल एक ही फीस होती है। बात करें अगर EBC की, तो यहाँ पर 8,000 कुछ फीस होती है, 8,000 कुछ फीस होती है, हम 8,000 मान लेते हैं। ठीक है, करेक्ट आइडिया नहीं है, ये करेक्ट आइडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 8,000 प्लस जो है कुछ समथिंग फीस होती है EBC की। SC कैंडिडेट है अगर, या ST कैंडिडेट है, उनकी यहाँ पर और फीस कम होती है, इससे 6,000 कुछ फीस होगी। ठीक है, तो ये 6 महीने की फीस है केवल। देखिए आप कितनी फीस मिनिमम है, फीस बहुत कम है। तो अगर जो स्टूडेंट्स नंबर कम है, मायूस हो रहे हैं, एग्रीकल्चर करना है, फिर से तैयारी करिए अच्छे से, बेहतर तरीके से, अच्छी बुक्स पढ़ करके, ठीक है, टाइम टेबल बना करके, और ऐसी यूनिवर्सिटी में इतनी कम फीस में आप BSc एग्रीकल्चर करके अपना भविष्य बना सकते हैं। अगर 1 साल गैप हो जाए कोई बात नहीं, 2 साल गैप हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इधर उधर से कोई फालतू डिग्री लेकर 4 साल गैप करेंगे तो बहुत ज़्यादा खराब बात होगी। ठीक, तो ये हमारी होगी किसका, फीस को लेकर के। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ये फीस आपकी जो है 6 मंथ के लिए है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। जब भी आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो यहाँ से फीस आपकी बहुत कम हो जाएगी। जो स्टूडेंट जब सेकंड सेमेस्टर में जब गए हैं, अभी जो BC जिन बच्चों से बात हुआ था, मैं बता दूं करेक्ट आइडिया, उनकी जो फीस दोबारा जमा हुई थी, वो जमा हुई थी केवल 29 रुपये, केवल 29 रुपये सेकेंड सेमेस्टर फीस है ये। ठीक, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए। तो ये हमारी फीस को लेकर बात हो गई। अच्छा, अब आप बात करेंगे इस फीस में क्या क्या है। इस फीस में आपका एक तो ट्यूशन फीस है, यानी जो आपकी यूनिवर्सिटी फीस होती है, और प्लस इसमें ही आपकी हॉस्टल भी फीस भी है, हॉस्टल फीस है इसमें।
मतलब आपको केवल यहाँ पर मेस का देना पड़ेगा। मेस का जो लगता है वो पर मंथ लगता है। जो सावर यूनिवर्सिटी का जो मेस का खर्चा है वो 26 रुपये पर मंथ का है। मतलब एक महीने का आपका 26 रुपये लगता है खाने का। ठीक, अगर यूनिवर्सिटी आप पाएंगे, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे हम बाहर रह सकते हैं, तो वो बाहर भी आप रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम अंदर ही आपको हॉस्टल अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो फीस यहाँ पर है वो आपको जमा करनी पड़ेगी, जितनी फीस हो उतनी डिटेल। ठीक, ये हमारी क्या हो गई यहाँ पर, इसी कौन सी फीस है हमारी, एक सेमेस्टर फीस है, इसमें आपका हॉस्टल सहित फीस है इसमें। ठीक है, और इसमें 26 रुपये जो लगता है पर मंथ भोजन का लगता है। ठीक, 2 टाइम खाना नाश्ता जो भी मिलता है उसका ही। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक और होती है फेलोशिप। फेलोशिप क्या होती है, स्टूडेंट्स बुक्स खरीदते हैं तो उनको जो है गवर्नमेंट पैसा देती है। वो 1 साल का जो पैसा मिलता है उनको 6,000 रुपये मिलता है, 6,000 रुपये। ये क्या हमारा फेलोशिप है। ठीक है, ये फेलोशिप क्या है, बुक्स लेने के लिए। आप जैसे बुक ले लेंगे, अब स्टूडेंट को सोचेंगे मैं बुक नहीं लूँगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा लाइब्रेरी में कि हमने सर ये बुक खरीदी है, ये हमारा जो है फेलोशिप का पैसा है, तो आपको फेलोशिप का पैसा मिल जाएगा। ठीक, ये एक हो गया। दूसरी बात देखिए, फीस जमा की, आपको फेलोशिप मिला। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप का, यहाँ क्या प्रोसेस है। देखिए, अब यहाँ पर जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 6 महीने बाद मिलती है, आपका रिजल्ट आने के बाद। जैसे आपका सेमेस्टर जो 6 महीने का होता है, जब सेमेस्टर का रिजल्ट आता है आपका, और अगर आपके सेमेस्टर में 50% से कम नंबर अगर हैं, अगर आपके 50% से कम हैं, तो यहाँ पर कोई आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर 50% से ऊपर आपके नंबर हैं, ठीक, 50% से ऊपर प्लस नंबर है, तो आपको यहाँ पर 2,000 रुपये महीने के हिसाब से, जैसे आपने एडमिशन लिया मान लीजिए जुलाई में, तो आपको जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक, दिसंबर आपके जो है सेमेस्टर होते हैं। जनवरी में आपको 2 महीने के हिसाब से, यानी एक सेमेस्टर का करीब 12,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ये क्या है आपका वजीफा, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वजीफा। तो ये आपको एक सेमेस्टर का 12,000 वजीफा मिलता है, मतलब एक साल में 24,000 रुपये। ठीक है, एक साल में केवल 24,000 रुपये आपका, मतलब जो आपका 24,000 रुपये होगा जा करके, ये आप कितना हुआ पर ईयर 1,000 रुपये आपका वजीफा में, 24,000 रुपये सॉरी वजीफा मिल गया आपका। अब इसमें आपकी 6,000 रुपये आपकी फेलोशिप मिलती है जो बुक्स लेने के लिए। तो आप देखिएगा यहाँ पर 30,000 रुपये आपका हो गया। मतलब मैं समझ रहा हूँ आप फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने जमा किया था यहाँ पर एक साल में करीब 20,000 रुपये, मिल कितना रहा है 30,000 रुपये। तो यूनिवर्सिटी में केवल जाने से जो है बेनिफिट रहता है, ऐसे सोचने समझने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप सोचते रहेंगे हम वहाँ पर पढ़ाएंगे जाएंगे, ये है वो है, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो आपको डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो देखिए आप लोग कितना कम फीस है यहाँ पर, और उसमें हम लोग 1 साल की बेस से, ये 1 साल केवल है, पैसा भी आपको जितना आप दे रहे हैं उतना पैसा आपको वापस किया जा रहा है। ठीक, और आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है, तो यहाँ पर कई सारे फ़ायदे हैं। आपको स्टेट है या फिर ICR थ्रू हो, जो BSc करने का मौका था। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पर हम सीट अगर छोड़ देंगे, वही वाली बात कई बार बात करते हैं वो लोग, तो हम यहाँ पर सीट जो आपकी फ़ीस जमा होगी वो आपको फीस यहाँ पर जो है वापस नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये एक यहाँ पर एक ओवरव्यू था आपके काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, वैसे कोई पॉइंट यहाँ पर छूटा नहीं है। ठीक है, हमने सारे यहाँ पर स्टडी कर लिए हैं। ठीक, फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट करिएगा। फिर जब भी आपकी काउंसलिंग की अपडेट अगर होगी, हम फिर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल यहाँ पर जरूर देंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।